कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ डॉक्टर पंकज गर्ग की बुक डिसीजंस के चैप्टर 11 इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन ऑलरेडी मेड के विषय में बातें करूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण हैबिट है ना, वो है हर चीज़, हर डिसीजन, जो चाहे वो मेजर हो या मॉडरेट हो, उनको समय समय पर हमें इवैल्यूएट करना चाहिए, एक तरह से जांचना चाहिए। कई बार जब आप अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट नहीं करते तो आपको इसका बुरा भुगतान भी करना पड़ सकता है। इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन मुख्य रूप से दो प्रोसेस पर काम करता है। नंबर एक है डिफ़िकल्टीज इन इवैल्यूएटिंग द डिसीजन मेड, कि क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। दूसरा है वे टू इवैल्यूएट द डिसीजन मेड या डिसाइड, कि उनको करने का तरीका क्या है। डिसीजन के इवैल्यूएशन में जो डिफ़िकल्टी आती हैं उनमें नंबर एक है इग्नोरेंस। ज़्यादातर लोग अपने डिसीजन मेकिंग के बारे में, जो ये प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, इसके बारे में पूरी तरह से अवेयर ही नहीं होते और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि डिसीजन मेकिंग को समय समय पर इवैल्यूएट और इम्प्रूव किया जाना चाहिए। राइटर यहाँ एक स्टोरी देते हैं राकेश मलिक की, जो अपने एक्चुअली इनके पिता काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे गवर्नमेंट सेक्टर में। जब गारमेंट में इनका जो सालाना जो बिजनेस था वो तकरीबन 20 मिलियन US$ था, लेकिन कुछ समय के बाद ही इनके फादर एक्सपायर हो गए। राजेश जी काफ़ी अच्छे नेचर के व्यक्ति थे, लेकिन इनके एम्प्लॉई इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से ले रहे थे, वो इनकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। वहीं राजेश की जो मुख्य कमी थी वह थी कि ये अपने डिसीजन को इवैल्यूएट नहीं कर रहे थे, जिसका कारण यह था कि अगले 3 साल में ही इनकी कंपनी को 4 मिलियन US$ का लॉस उठाना पड़ा। वहीं इनकी कंपनी के कुछ सीनियर ऑफिसर इस बात से नाराज़ थे कि राजेश इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं राजेश के अंदर जो मुख्य प्रॉब्लम थी वो थी अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट ना करने की। ये हमेशा इस चीज़ को इग्नोर में रखते थे। सेकंड डिफ़िकल्टी है गिल्ट, क्योंकि जब आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं और विशेष रूप से वे निर्णय अगर गलत हों तो आपके अंदर उन निर्णयों को इवैल्यूएट करने के प्रति नेगेटिविटी की भावना आती है। एक तरह से आप गिल्ट महसूस करते हैं और जिस चीज़ पर आप गिल्ट महसूस करते हैं वह चीज़ आपको तकलीफ़ देती है। इस कैटेगरी के लोग अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करने से बचते हैं, उन्हें इवैल्यूएशन का प्रोसेस अच्छा नहीं लगता। राइटर कहते हैं कि आपको अगर इवैल्यूएशन से संबंधित जो गिल्ट की भावना है इससे बचना है तो इसका एक तरीका है, वह है हैविंग ए रॉन्ग डिसीजन लॉ ऑफ शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने रॉन्ग डिसीजंस लेने की जो प्रवृत्ति है इसको अन्य चीज़ों पर शिफ्ट करके इससे बच सकते हैं, क्योंकि जब आपके डिसीजन के प्रति कोई नकारात्मक चीज़ घटित होती है तो इससे संबंधित जो गिल्ट की भावना, जो नफ़रत की भावना आपके अंदर पैदा होती है, वह कहीं ना कहीं आपकी ईगो को हर्ट करती है और यही कारण है कि आपकी ईगो आपको सही से इवैल्यूएशन करने से रोकती है। इसकी एक अच्छी ट्रिक है कि आप जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शन है डिसीजंस में, अपने आप से उठाकर आप अपने जीन्स या फिर इन्वायरमेंट पर डाल सकते हैं। यहाँ राइटर अपने एक फ्रेंड विकास का उदाहरण देते हैं। उनका बड़ा बेटा कार्तिक काफ़ी स्वभाव से उद्वेलित था। वह काफ़ी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, न सिर्फ परिवार में बल्कि अपने स्कूल टीचर्स के साथ भी काफ़ी बड़ा मिसबिहेव कर रहा था, जिसके कारण पूरा परिवार तंग आ चुका था। लेकिन कार्तिक इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं था, वह परिवार की बातें ही नहीं सुनता था। तो डॉक्टर ने उन्हें लॉ ऑफ शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया, जिसका फ़ायदा यह हुआ कि अगली बार जब उनके बेटे ने इसी तरह की कोई घटना की तो उनकी पत्नी ने अपने परिवार में, जब वे खाना खा रहे थे सभी, तो टेबल पे कहा, अरे इसमें कार्तिक की कोई गलती नहीं है, ये तो हमारे ख़ानदान में ही दिक्कत है, हमारे परिवार में ही इस तरह की जेनेटिकली प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके दादा और चाचा भी ऐसे ही गुस्सेल थे और वो चीज़ों को बिगाड़ते थे।
जब कार्तिक ने ये बातें सुनी तो उसके मन में एक अलग प्रभाव पड़ा और कुछ समय के बाद वह वापस लौट कर आया और उसने अपनी बातें अपने पिता से शेयर की कि अगर मेरे अंदर यह चीज़ जेनेटिकली है तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी इस चीज़ से तंग आ चुका हूँ। तो जैसे ही लॉ ऑफ शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ने काम किया, कार्तिक ने अपनी समस्या को खुलकर अपने माता पिता के साथ शेयर किया। आगे राइटर अपने एक और दोस्त पुलकित का उदाहरण देते हैं। ये कहते हैं कि जब मेडिकल में ये लोग अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे थे तो पुलकित इनका सबसे बेस्ट फ्रेंड था। और पुलकित एक ऐसा कैरेक्टर था उस समय, जब ये पहली बार मिले तो ये स्वयं स्तब्ध थे कि कैसे कोई आदमी इतना अच्छा हो सकता है। इसके साथ अगर कोई दूसरा भी बुरा करे तो भी यह दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता था। एक बार हुआ ऐसा कि राइटर का पुलकित के घर जाना हुआ और किसी कारणवश उसे वहाँ पर कुछ दिन ठहरने का मौका मिला, जहाँ राइटर को रियलाइज हुआ कि यह सब कहीं और से नहीं बल्कि पुलकित ने जेनेटिकली इनहेरेंट किए हैं। पुलकित के माता और पिता का नेचर भी पुलकित के जैसा ही अच्छा था। अंत में राइटर कहते हैं कि जो ये लॉ है शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप इसके हैबिचुअल नहीं होने चाहिए कि आप अपने हर रॉन्ग डिसीजन को इस पर शिफ्ट कर दें, बल्कि इससे आपको फ़ायदा होना चाहिए कि आप अच्छे से एनालाइज कर सके अपने एक्शंस को, ताकि आप उनमें और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सके। सेकंड है वे टू इवेलुएट द डिसीजन मेड। आपने जो डिसीजन बनाए हैं उनको किस तरह से इवेलुएट करें। आपके डिसीजन मुख्य रूप से कैटेगराइज्ड होने चाहिए राइट और रॉन्ग में। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको एनालाइज करना है कि कौन सा प्रोसेस आप फॉलो करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में, वहीं किस प्रोसेस या किस चीज़ की कमी या फिर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो कि आपके प्रोसेस, जो डिसीजन प्रोसेस है इसके अंदर आया है, उसको लेंगे। एक और जो बेस्ट तरीका है आपको अपने डिसीजंस को इवेलुएट करने का, वह है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को जांचना कि जो डिसीजन आपने आज से काफ़ी समय पहले लिए थे उनका आज इम्पैक्ट क्या है। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि आज के इम्पैक्ट को देखकर कि क्या मैं यह डिसीजन आज से 20 साल पहले लेता तो कैसा होता, क्योंकि आज के दौर में आपके बहुत सारे डिसीजन आपके आसपास के सर्कमस्टांसेस और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस पर डिपेंड होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अनडिजायर्ड आउटकम से बच सके। अल्टीमेटली आपके हाथ में एक ही चीज़ है, डिसीजन, ना कि उसका आउटकम। आगे राइटर एक पेनफुल करेक्ट डिसीजन की स्टोरी सुनाते हैं। इनके एक दोस्त हैं रोजर सिद्धू और इनकी पत्नी ने पहले से ही इनके बर्थडे को अपने परिवार के लिए सेलिब्रेट करने के विषय में सोचा था। ये एक गैस्ट्रो सर्जन थे। जिस दिन ये अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने बाहर गए हुए थे, उसी पार्टी के दौरान इनके हॉस्पिटल से फ़ोन आया, तो इन्होंने बगैर देर किए हुए तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे और उस ऑपरेशन में पेशेंट को बचाने में हेल्प की, जिसका एक तरफ तो फ़ायदा यह हुआ कि डॉक्टर रोजर को काफ़ी संतुष्टि थी अपने डिसीजन पर, लेकिन वहीं इनका यही एक डिसीजन इनके परिवार में 6 माह तक लगातार कलह का कारण बना और इनकी पत्नी इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ हुई। लेकिन जब डॉक्टर रोजर ने इस चीज़ को गहराई से एनालाइज किया तो इन्होंने अपने आप को माना कि अगर भविष्य में भी इस तरह के डिसीजन लेने पड़े तो चाहे उसके लिए उन्हें उनके परिवार में तकलीफ़ क्यों ना देखनी पड़े, वो इस तरह के डिसीजन को खुश होकर लेंगे। इसलिए कई बार जो अनएक्सपेक्टेड आउटकम होता है ना, वो कभी भी आपके डिसीजन की करेक्टनेस का पैरामीटर नहीं हो सकता। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।